अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एफआर के अंदर ये टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन अ सब्सिडी। ठीक है। वैसे तो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन अ सब्सिडी के देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि आपने सब्सिडी में अपनी होल्डिंग बेची। लेट्स से आपने सब्सिडी में इतनी होल्डिंग बेची कि वो अब आपकी एसोसिएट बन गई, और ये भी पॉसिबल है कि आपने 100% अपनी होल्डिंग सब्सिडी के अंदर बेच दी। ठीक है जी। हम एफआर की बात करते हैं तो उसमें एक ही सिनेरियो है जिसमें पेरेंट अपनी सारी की सारी होल्डिंग सब्सिडी में सेल कर देता है। अगर पेरेंट के पास 70% होल्डिंग है सब्सिडी में या 80% होल्डिंग है, पेरेंट अगर वो सारी 80% होल्डिंग सेल कर देता है तो बेसिकली उसको किस उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? नंबर वन, डिस्पोजल पे जो भी गेन या लॉस आएगा वो ग्रुप पीएनएल में जाएगा। डिस्पोजल पे जो भी गेन या लॉस आएगा वो बेसिकली ग्रुप के पीएनएल में जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। लेट्स से डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन अ सब्सिडरी, और हमारे पास जो बेसिकली सिलेबस में है वो फुल डिस्पोजल है। बाकी इसकी जो वैरायटी है वो ऑब्वियसली आप एसबीआर में इंशाल्लाह कवर करते हैं। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन अ सब्सिडी। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं हल्का सा आपको टैक्स का आइडिया दूं तो बेसिकली ग्रुप अकाउंट्स के अंदर जो डिस्पोजल की वजह से गेन या लॉस आएगा, लॉजिकली उस पर तो टैक्स देना ही नहीं, क्योंकि टैक्स वाले तो ग्रुप अकाउंट्स को मानते ही नहीं। टैक्स वाले तो ग्रुप को वन एंटिटी नहीं मानते। लॉजिकली जो डिस्पोजल के ऊपर गेन या लॉस होता है वो हमेशा पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है। रिपीट, टैक्स जब कैलकुलेट किया जाएगा तो टैक्स वाला ये देखता है कि पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स के लिहाज से सेल प्रोसीड कितनी है, और सिंपली जो पेरेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो टैक्स बस इतना याद रखना है आपने, इंडिविजुअल बुक्स के लिहाज से आएगा। ग्रुप अकाउंट्स में जो गेन या लॉस आएगा टैक्स वाला उस पर टैक्स आपसे नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि टैक्स वाला ग्रुप अकाउंट्स को मानता ही नहीं है, टैक्स वाला ग्रुप को वन एंटिटी ही नहीं मानता। तो अगर मैं आपको सिर्फ हल्का सा आइडिया दूं पेरेंट्स के लिहाज से, पेरेंट्स इंडिविजुअल बुक्स, पेरेंट की जो इंडिविजुअल बुक्स हैं उसमें हम लेंगे सेल प्रोसीड कि आपने इन्वेस्टमेंट बेची कितने की, और उसमें से सिंपली लेस कर देंगे हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सिंपली हमें गेन या लॉस का पता चल जाएगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल। अब ये जो प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा इस पे टैक्स वाला बेसिकली आपसे क्या मांगता है? टैक्स लेगा। गेन आ रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लॉस आ रहा है तो आपको टैक्स सेफ हो जाएगा। लेकिन ये इंडिविजुअल बुक्स ऑफ पेरेंट के लिहाज से आता है। इसका हल्का सा मैंने एफआर में आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। क्या टैक्स अगर टैक्स वाला लेता है तो पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स के लिहाज से देखेगा गेन या लॉस कितना है, उस पर टैक्स आएगा। ग्रुप अकाउंट्स में जो गेन या लॉस आता है टैक्स वाला उस पर टैक्स आपसे नहीं लेता। असल जो एफआर के सिलेबस में है वो ये है कि जब पेरेंट अपनी 100% होल्डिंग बेच दे सब्सिडी में तो गेन या लॉस आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, बस सारा गेम ये बहुत ही आसान सा फॉर्मेट होता है, और जो भी गेन या लॉस होगा वो बेसिकली ग्रुप के पीएनएल में जाएगा। तो यहाँ देखें आप, डिस्पोजल ऑफ होल सब्सिडी, आपने सारी होल्डिंग अपनी बेच दी। इम्पैक्ट क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 100% सब्सिडी रिजल्ट कंसोलिडेट अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। असल में जब पीएनएल बनता है तो पीएनएल तो पूरे साल का होता है। ये भी पॉसिबल है कि आपने इस साल अपनी सब्सिडी को 8 मंथ्स तक अपने पास रखा हो, 9 मंथ्स तक अपने पास रखा हो, और फिर आपने सब्सिडी को बेच दिया हो। तो जब हम पीएनएल बनाएंगे तो हम सब्सिडी को 9 मंथ्स तक कंसोलिडेट करेंगे। गेन लॉस पीएनएल में जाएगा। एसओएफपी क्योंकि साल एक दिन की होती है, साल के आखिरी दिन की होती है, तो यहाँ पे इससे पहले पहले तो आप क्या कर चुके होंगे? अपनी सब्सिडी को बेच चुके होंगे। तो प्लीज यहाँ देखें, एट द ईयर एंड नो शेयर्स आर हेल्ड बाय द पेरेंट एंड देयरफॉर disposed subsidy is not included in the group statement of financial position. Gain or loss on disposal to be included, जो भी गेन या लॉस आया वो रिटेन अर्निंग में जाएगा। तो पीएनएल तो टाइम अपोर्शन होके बन जाएगा, एसओएफपी में कुछ भी नहीं सब्सिडी का कंसोलिडेट होगा। हाँ, डिस्पोजल का गेन या लॉस रिटेन अर्निंग में आ जाएगा। अब गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मेट आपको बहुत तमीज से समझ में भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। और ये अब जो हम गेन या लॉस निकालने जा रहे हैं ग्रुप के लिहाज से, ठीक है।
सेल प्रोसीड ले लिया आपने। नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, नेट एसेट लिए कब? एट डिस्पोजल। नेट एसेट एट डेट ऑफ डिस्पोजल, नेट गुडविल एट डेट ऑफ डिस्पोजल। क्या मतलब नेट गुडविल एट डेट ऑफ डिस्पोजल? देखें, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपने एक सब्सिडी को एक्वायर किया एट एक्विजिशन, गुडविल कुछ और थी, आगे चल के उसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस आया, तो जाहिर सी बात है अगर गुडविल में कोई इंपेयरमेंट लॉस आ चुका है तो डिस्पोजल के वक्त गुडविल का वो अमाउंट नहीं होगा जो एट एक्विजिशन था। हाँ, अगर आपके पास जो गुडविल आती है एट एक्विजिशन और उसमें कोई भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं आता, अगर उसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस ही नहीं आता, तो फिर जो है गुडविल एट एक्विजिशन एंड गुडविल, नेट गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल सेम होगी। लेकिन गुडविल में अगर इंपेयरमेंट लॉस आया तो फिर जाहिर सी बात है गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कम हो चुकी होगी। लेस करेंगे एनसीए एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, एनसीए का जो भी शेयर है नेट एसेट्स में वो आप माइनस कर देंगे। यहां से जो वैल्यू आएगी इसे सेल प्रोसीड में से माइनस करेंगे, आपके पास गेन या लॉस आएगा। दिस गेन विल बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एनी टैक्स ऑन द गेन इज कैलकुलेटेड यूजिंग गेन इन द पेरेंट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था। विद इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात, एग्जाम की बात करें, यू मे बी रिक्वायर्ड टू डील विद डिस्पोजल एज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सच ए डिस्पोजल लाइकली डिसकंटिन्यूड। का क्या होगा देखेंगे हम इंशाल्लाह, डोंट वरी एट ऑल। यहां देखें, कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। सबसे पहले तो भाई आप गुडविल निकालो, कंसीडरेशन ट्रांसफर एनसीए ले लेंगे, फुल गुडविल मेथड है तो उसका फेयर वैल्यू ले लेंगे, पार्सल गुडविल मेथड है तो प्रोपोर्शनेट मेथड, एनसीए आ गया, नेट एसेट लेस कर दिया एट एक्विजिशन, गुडविल आ गई। अगर कोई इंपेयरमेंट है तो वो माइनस करेंगे। अगर इंपेयरमेंट नहीं है तो मैंने आपसे पहले ही क्लियर किया, अगर कोई इंपेयरमेंट नहीं आ रही तो गुडविल एट एक्विजिशन एंड गुडविल एट डिस्पोजल सेम होगी। लेकिन अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो फिर जाहिर सी बात है गुडविल एट डिस्पोजल डिफरेंट होगी, ये गुडविल आ जाएगी एट डिस्पोजल। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल कैसे आएगा? आप बेटा नेट एसेट लेंगे सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर करंट पीरियड में जो भी प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द करंट पीरियड टू डिस्पोजल डेट। आपकी सब्सिडी ने ब्रॉड फॉरवर्ड एसेट्स के बाद नेक्स्ट 8 मंथ्स में जो भी कमाया है, 10 मंथ्स में जो भी कमाया है, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस ले लेंगे फॉर द करंट पीरियड टिल डिस्पोजल डेट। डिविडेंड अगर आपकी सब्सिडी ने कोई दिया है तो उसको लेस कर दें, तो आपके पास नेट एसेट आ जाएंगे एट डिस्पोजल। और ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी, अभी सिर्फ फॉर्मेट है तो इसकी इतनी टेंशन आ जाए। दी नेट एसेट एट डिस्पोजल में ऑल्सो इंक्लूड एनी रिमेनिंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी आ सकती है इसमें, जाहिर सी बात है। द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द नेट एसेट एट डिस्पोजल इज द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट मेड ऑन एक्विजिशन, और उसमें से फिर लेस करना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन। भाई हो सकता है कि आ, एक सब्सिडी में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आई थी, डेप्रिशिएबल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी। एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का अमाउंट है लेट्स से 10 मिलियन, एडिशनल डेप्रिसिएशन 2 का आया है, तो फिर नेट एसेट के अंदर आप एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 8 को ऐड करोगे। अच्छा जी, यार अच्छा, लेस फेयर वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन टू डेट बिटवीन एक्विजिशन एंड डिस्पोजल डेट, इट मे बी हेल्पफुल। वर्किंग टू से वैल्यू आपको मिल जाएगी, मसला कोई नहीं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट डिस्पोजल पे कैसे निकालते हैं? आप सबसे पहले ले लें एनसीआई एट एक्विजिशन, उसके बाद एनसीआई की परसेंटेज लेंगे रिटेन प्रॉफिट इन द पोस्ट एक्विजिशन अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल। अगर फुल गुडविल मेथड है और एनसीआई से कोई इंपेयरमेंट, जाहिर सी बात है, अगर फुल गुडविल मेथड है और गुडविल में इंपेयरमेंट लॉस आया है तो एनसीआई से जितना इंपेयरमेंट लॉस का शेयर बिलोंग करता है माइनस कर देंगे, एनसीआई एट डिस्पोजल डेट आ जाएगा। अगर प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स है तो नेट एसेट एट एक्विजिशन लेंगे, और फिर आप क्या लेंगे? एनसीआई की परसेंटेज ले लेंगे रिटेन प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन। ठीक हो गया जी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या नहीं होगा, कोई गुडविल के इम्पेयरमेंट लॉस की बात नहीं होगी, वजह है कि प्रोपोर्शनेट मेथड है यानी कि पार्शियल गुडविल। एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको काफी बेहतर आइडिया हो जाएगा। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल दैट वुड बी रिकॉर्डेड इन रॉक्स इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। चलिए जी, इन्होंने इंडिविजुअल पूछ लिया है, तो मैंने आपको एहतियातन इंडिविजुअल पहले ही बता दिया था। इसका मतलब ये होगा कि अभी इंडिविजुअल भी आ सकता है।
इंडिविजुअल में बहुत आसान है, सेल प्रोसीड में से जो बस पेरेंट की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको माइनस कर दें। रॉक एक्वायर्ड 70% इन्वेस्टमेंट इन डॉग फॉर $2,000 2 years ago। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2,000। इट इज ग्रुप पॉलिसी टू मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू, यानी कि फुल गुडविल की बात हो रही है। द फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन डॉग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 800। फेयर वैल्यू डॉग्स नेट एसेट 1900 है। गुडविल हैज नॉट बीन इम्पेयर्ड, गुड। रॉक डिस्पोज ऑफ ऑल ऑफ इट्स शेयर्स इन डॉग फॉर सेल प्रोसीड 3,000। अब इंडिविजुअल बुक्स के लिहाज से मैंने आपको बताया था बहुत आसान है। रॉक्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, रॉक्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली सिंपल। आप सेल प्रोसीड लेंगे, माइनस कर देंगे कॉस्ट को। आप सेल प्रोसीड लो, माइनस कर दो कॉस्ट को। सेल प्रोसीड्स लेस कर दें कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है भाई? 2,000। तो बड़ा आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। ये आ गया प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ गया, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं रॉक्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L, दैट्स गुड। अब बेटा ग्रुप के लिहाज से हमें क्या बताया? प्रॉफिट एंड लॉस बताया। पहले क्या था? इंडिविजुअल की बात हो रही थी। अब इंडिविजुअल तो हम कर चुके हैं, अब वो ग्रुप, आओ ग्रुप के लिहाज से बात कर लेते हैं। ग्रुप के लिहाज से बात करते हैं जी, चेक करते हैं हम बस गुडविल कितनी है। अच्छा, गुडविल में कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, इसका मतलब है कि गुडविल एट एक्विजिशन जो आई थी, डिस्पोजल के वक्त भी गुडविल क्या होगी? सेम। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,000, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन 800 है। तो मैं आपको पहले यहाँ पे एक वर्किंग दिखा देता हूँ पार्ट बी के लिए। लेट्स कैलकुलेट गुडविल। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,000, फेयर वैल्यू एनसीआई दे रखी है 800। तो बड़ा हो जाएगा 2,800। लेस कर देंगे फेयर वैल्यू नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। चेक कर लेते हैं भाई कितने दिए। 1,900। बड़ा गुडविल आ रही है 900। सिंस कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है तो गुडविल एट एक्विजिशन एंड गुडविल एट डिस्पोजल डेट क्या होगी? सेम। अच्छा भाई, अब एनसीआई कैलकुलेट कर लेते हैं एट डिस्पोजल, ताकि बाद में मसला ना हो। एनसीआई एट डिस्पोजल, बेटा सबसे पहले देखेंगे एनसीआई एट एक्विजिशन कितना था। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन जो कि हमें पता है दैट इज 800। अब जब हमने सब्सिडी एक्वायर किया था तब हमारे नेट एसेट थे 1,900 के। जब हम सेल कर रहे हैं तो तब नेट एसेट है 2,400 के। सो पोस्ट एक्विजिशन में जो भी नेट एसेट के अंदर चेंज आया है उसका 30% एनसीआई से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारी होल्डिंग 70% है। रिपीट, एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू नेट एसेट 1,900 है, डिस्पोजल के वक्त 2,400 है। तो इसका मतलब है कि पोस्ट एक्विजिशन में जो चेंज आया है उसका 30% बिलोंग्स टू एनसीआई। तो बड़ा एनसीआई ले लेंगे परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट। परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन
नेट एसेट्स 2400 में से 1900 माइनस करें, इसका 30% लें। 24 में से 1900 माइनस करेंगे तो 500, उसका 30% 150, आ जाएगा 950। तो आपके पास आ गया एनसीआर एक्ट डिस्पोजल। अब जी हम बड़े आराम से फॉर्मेट को फॉलो करते हुए गेन या लॉस निकाल सकते हैं ग्रुप के लिहाज से। आए जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहले ले लें बेटा सेल प्रोसीड्स। विच इज 3000। चलिए लेस करते हैं इंटरेस्ट इन सब्सिडी डिस्पोज ऑफ। इंटरेस्ट इन सब्सिडी डिस्पोज्ड ऑफ। सबसे पहले लेंगे नेट एसेट एट डिस्पोजल। नेट एसेट्स एट डिस्पोजल, जो कि क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 2400 गिवन है। फिर बेटा ले लेंगे गुडविल एट डिस्पोजल, क्योंकि कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं आया इसलिए गुडविल एट एक्विजिशन डिस्पोजल सेम है। गुडविल एट डिस्पोजल वर्किंग वन से उठाएंगे जो कि 900 आई थी, लेस कर देंगे एनसीआई एट डिस्पोजल जो अभी अभी मैंने निकाला है 950। एनसीआई एट डिस्पोजल तो बेटा ये आएगा 2350। तो ग्रुप पीएनएल के अंदर 650 का प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। ये ग्रुप पीएनएल में भी आएगा और इससे रिटेन अर्निंग भी बढ़ेगी। अब अगर हम सब्सिडी को सेल करते हैं, कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला सिनेरियो होता है, तो उसका क्या करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूंगा। आज की क्लास में आपको एक फॉर्मेट बताना था कि डिस्पोजल का फॉर्मेट क्या है, जो आपके सामने आ चुका है। बहुत ही आसान फॉर्मेट है, कोई मसला नहीं है। फुल गुडविल में क्या करना है, पार्शल में क्या करना है, छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बट इट्स अ न्यू टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2 को लेके सारे का सारे, प्लस इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस भी हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनको भी लेके इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस लाइफ।